हाय, कैसे हैं? पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम एक केस के बारे में बात कर रहे थे। ये फिस्टुला के उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है ना? क्योंकि क्या होता है, बात इतनी लंबी हो जाती है ना कि फिर एक वीडियो में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया है कि एक पार्ट में पहले रिकॉर्ड करूंगा और एक पार्ट में बाद में अपलोड करूंगा, ताकि 2 पार्ट आप लोगों को देखने में, सुनने में, समझने में ईजी रहे, है ना? तो पिछले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अपने एक पेशेंट थे जिनके साथ बहुत सारे किस्से हो चुके थे, है ना? जैसे उनको एक बार टांका लगा था, फिर टांका पक गया, फिर वो ठीक से घाव भरा नहीं, फिर उसके बाद उनकी कोलोस्टमी भी हो गई। इस टाइप का मैंने पिछले वीडियो में आप जाके देख लेना। फिस्टुला का जो पिछले संडे जो फिस्टुला का वीडियो आया था, उसमें उस केस की शुरुआती बातों के बारे में मैं बताया मैंने। अब देखो, इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। यहाँ तक आप उस वीडियो में वहां तक पहुंच गए थे जहां तक उस पेशेंट की कोलोस्टमी हो गई थी, है ना? कोलोस्टमी कैसे? पेट में आंतों को काट के एक रास्ता बना देते हैं और थैली बाहर निकाल देते हैं, उसे कोलोस्टमी कहते हैं। तो वो वहां तक उनका प्रोसेस हो गया था। देखो, उसके बाद क्या हुआ, उस पेशेंट के साथ कोलोस्टमी तो खैर ज्यादा दिन तो रख नहीं सकते, तो वो वापस से उसको रिफिक्स कर दिया मोशन के रास्ते से, और मोशन उनका नॉर्मली आने लगा। लेकिन फिस्टुला उनका अभी भी ठीक नहीं हुआ था। फिस्टुला जस का तस था, ठीक है? अब इन सब चीजों से होते होते पेशेंट 2-4 महीने 6 महीने जब उनके बीते, तो उसके बाद फिर वो अपने पास आए थे, ठीक है? उसके बाद जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो ये सारी इतिहास मुझे उनका मालूम चला। अब देखो, इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास आए तो अब इनका मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है। 4 सूत्र से, ठीक है? मेरे हिसाब से देखो, अगर फिस्टुला टांके से बना था ना, तो बस उसी समय 4 सूत्र होता तो बेस्ट था, है ना? क्योंकि उस समय लेस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अभी देखो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन काफी हो गए हैं। कोलोस्टमी को अगर हम कॉम्प्लिकेशन में से हटा भी दें, क्योंकि उसका सीधा संबंध फिस्टुला से तो नहीं है, तो हम कोलोस्टमी को उस कॉम्प्लिकेशन से हटा देते हैं। लेकिन जो फिस्टुला के साथ जो प्रोसीजर हुए हैं, कैसे प्रोसीजर? जैसे टांका पका है, फिर उसकी ड्रेसिंग हुई है, उसके बाद फिर उसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर भी हुआ है फिस्टुला को ठीक करने के लिए, उसके पहले उसमें एक IND वगैरह भी हुआ। तो ये जो सारे प्रोसीजर उसमें हुए हैं, उससे फिस्टुला हुआ है कॉम्प्लिकेट। और अभी मैंने MRI जो लेटेस्ट कराया है, उसमें ग्रेड 5 का फिस्टुला वो बन गया। अब देखो, कोई भी फिस्टुला शुरुआत से ग्रेड 5 का नहीं होता है, हमेशा ग्रेड 1 से शुरू होता है। अब इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हमें जैसे ही पता चला, हमने फिस्टुला का MRI कराया और उसमें सीधे ग्रेड 5 का फिस्टुला आया, तो आप कैसे कहते हैं कि हमेशा फिस्टुला ग्रेड 1 से शुरू होता है? हमारा फिस्टुला तो पहली जांच में ग्रेड 5 का है। इसका जवाब मैं यहाँ पे दे देता हूँ। हालांकि ये टॉपिक का जवाब नहीं, पर अब क्योंकि बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ, आपके मन में भी सवाल तो उठ ही गया होगा। तो देखो, क्या है, वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कुछ फिस्टुला ऐसे होते हैं जो अपने शुरुआती समय में महसूस नहीं होते हैं। अब आपको तो कब महसूस होगा? जब पस आने लगेगा तब महसूस होगा, फोड़ा बन जाएगा तो महसूस होगा, दर्द होगा तो महसूस होगा, बुखार आ जाएगा तो। बुखार तो खैर फिस्टुला का सीधा लक्षण नहीं है, बुखार कई कारणों से आते हैं। लेकिन शुरुआत में जो मैंने 2-3 चीजें बताई, वो तो वही बताते हैं कि आपको फिस्टुला है। और कुछ फिस्टुला इस तरह के होते हैं जिसमें आपको ये 4-5 चीजें मालूम नहीं चलेंगी। आपको बाहर फोड़ा भी नहीं होगा, बाहर आपको पस डिस्चार्ज भी नहीं होगा, आपको दर्द भी नहीं होगा, और फिर भी अंदर फिस्टुला डेवलप होता रहेगा। ये पता नहीं चलता है। तो कई बार क्या होता है, जब फिस्टुला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अंदर ही अंदर, उसके बाद जब अपने को तकलीफ होती है और अपन जांच कराते हैं, तो उसमें सीधे ग्रेड 5 का, ग्रेड 4 का फिस्टुला आ जाता है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही दिन में ग्रेड 5 का हो गया, नहीं। एक ही दिन में फिस्टुला ग्रेड 5 का नहीं होता है। ग्रेड 5 का होने में फिस्टुला को समय लगता है, ठीक है? अब वो समय अलग अलग हो सकता है, किसी का महीना भर, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का साल, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, कोई सीमा नहीं है उसकी, और कुछ ऐसा उसका नियम नहीं है ना? तो फिस्टुला धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अब देखो, इस तरह का केस जब अपने पास है, तो अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से अपन कर सकते हैं? तो देखो, अब ये केस तो हमारे पास है, और इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? इसका मैनेजमेंट का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। वैसे तो इसका कोई एक सीधा मैनेजमेंट नहीं है, इसको ठीक करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। इसमें समय समय पे अलग अलग तरह से अलग अलग तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा। अब तकनीक का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग कोई मशीन होगी, कोई औजार होगा, ऐसा नहीं। तकनीक का मतलब क्या है? अलग अलग युक्ति लगानी पड़ेगी। अलग अलग घाव को ठीक करने के जो प्रयास होते हैं, जो तरीके होते हैं, करने का तरीका, प्रोसेस की बात कर रहा हूं। डिफरेंट तरह का प्रोसेस है, कई बार मॉडिफाई भी करना पड़ता है, कई बार कुछ नया भी सोचना पड़ता है। तो वो कंडीशनल होता है कि फिस्टुला क्या प्रॉब्लम उस समय तात्कालीन आ रही है और हमको उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? तो ये अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं, और कई प्रोसेस होते हैं। इनका कोई नियम नहीं, कोई नाम नहीं और कोई गिनती नहीं। कई तरह से 4 सूत्र किया जाता है।
है ना। तो अब इस तरह के केस में मान लो अब शुरुआती यदि मैं मोटा मोटा समझाना भी चाहूँ कि किस तरह से इसको करेंगे, तो देखो क्या है, सबसे पहले तो पेशेंट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें पैथोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पैथोलॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड मतलब उनको प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ भी है, उनको एक बार स्ट्रोक भी आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा हमको कंजर्वेटिवली चलना पड़ेगा, मतलब बहुत ही हमको मिनिमल इन्वेसिव रहना पड़ेगा, बहुत ही कम काटा पीटी या बहुत ही कम सर्जिकल इंटरवेंशन हमारी अप्रोच रहेगी, है ना, कि हम कम से कम इन्वेसिव होके उस फिस्टुला को ठीक कर सकें। दूसरी बात यह है कि इनका फिस्टुला जो है वो सुप्रालेविटर तक है ना। तो सुप्रालेविटर फिस्टुला को ठीक करने के कुछ दूसरे तरीके भी होते हैं जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि बड़े फिस्टुलास को कैसे ठीक किया जाता है। तो उस वीडियो में जो मैंने बताया है सीधा सीधा तो वो सिद्धांत इसमें अप्लाई नहीं होगा, और मैं उस वीडियो को पूरा अब इसमें नहीं बता रहा। आप जाके वहाँ पे फिस्टुला, मैंने टॉपिक बता दिया ना आपको कि बड़े फिस्टुला को कैसे ठीक करते हैं, वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो यदि बताने यहाँ में बैठूंगा तो पौन घंटा उसमें जाएगा। वो वीडियो भी शायद 20-25 मिनट का तो कम से कम होगा, है ना, या हो सकता है ज़्यादा ही का हो। तो उसमें मैंने पूरा बताया। तो वो उस सिद्धांत से इसमें काम करना पड़ेगा जिससे पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि बड़े फिस्टुला में, जैसे मैं हमेशा फिस्टुला का जो नियम आपको बताता हूँ कि 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते में ठीक होता है। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स के फिस्टुला बहुत बड़े होते हैं, है ना, किसी का 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस तरह के फिस्टुला होते हैं। तो अब यदि इतने बड़े फिस्टुला हैं तो आप 15-15 हफ्ते तक तो क्षार सूत्र कैसे ही कोई करा सकता है ना। ये तो हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मतलब किसी बीमारी को यदि ठीक करना है फिस्टुला को, तो अगर मान लो 15 सेंटीमीटर का फिस्टुला, चलो 15 तो खैर मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, मान लो किसी को 10 ही सेंटीमीटर का फिस्टुला है या 8 ही सेंटीमीटर का फिस्टुला है, तो 8 सेंटीमीटर का फिस्टुला, 10 सेंटीमीटर का फिस्टुला, मतलब 1 हफ्ते में 1 सेंटीमीटर, तो उसको तो 10 हफ्ते लगेंगे ना ठीक होने में, और 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, घाव ठीक होते होते कम से कम 4, 5, 6 महीने भी कभी कभी, है ना। तो यदि इस हिसाब से चलें सामान्य गति से, तो 6 महीने एक 7-8 सेंटीमीटर के फिस्टुला को लग सकते हैं, जबकि वो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो। सुप्रालेविटर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल फिस्टुला की लेंथ ज्यादा हो, वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला से सरल हो। मैं तब की बात कर रहा हूं कि उसको पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने लग जाएंगे अगर हम उसे कन्वेंशनल मेथड से करते रहेंगे। तो जल्दी फिस्टुला को ठीक करने के लिए मेथड होती हैं। क्षार सूत्र को भी कई तरह से, कई तरीकों से उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे कि हम बड़े फिस्टुलास को कम हफ्तों में ठीक कर सकते हैं। कितने कम हफ्तों में ठीक कर सकते हैं, कोई एक अंदाजा बताइए डॉक्टर साहब, यही प्रश्न है। तो देखो क्या होता है, 6-7 हफ्ते यदि फिस्टुला को ठीक होने में लग रहे हैं, 8 हफ्ते लग रहे हैं, 9 हफ्ते भी लग रहे हैं, तो हम उस मेथड से फिस्टुला को 3 से 4 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं, है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी उसमें होती है। तो वो इस तरह के कुछ तरीकों का उपयोग हमको इस तरह के पेशेंट में करना होगा, तब हम इनको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो, पेशेंट यदि हेल्दी होता है, पेशेंट की एज यदि अच्छी होती है, मतलब पेशेंट यदि आपको मिड एज में मिलता है या अपनी अर्ली एजेस में मिलता है, यानी 50 से कम में मिलता है, 45 से 40 से कम में मिलता है, तो बॉडी के पास रिकवरी के लिए मटेरियल होता है, बॉडी थोड़ी सी न्यूट्रिशनली थोड़ी रिच होती है ना। तो क्या होता है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, और खास तौर पे कोई पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जहां बॉडी कॉम्प्रोमाइज होती है, जहां पे अदर पैथोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, तो बॉडी वीक होती है ना, वो वैसे ही कई चीज़ों से लड़ रही होती है। उसी बीच यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो रिकवरी स्लो होती है ना। तो यदि हम इन पेशेंट के साथ कन्वेंशनली चलेंगे तो एक तो रिकवरी स्लो है और ऊपर से कन्वेंशनली ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप समझिए कि जितना पेशेंट को फिस्टुला की लेंथ के हिसाब से टाइम लगने वाला है, उससे दुगना उसको रिकवरी में लगने वाला है ना। तो इसीलिए कन्वेंशनल मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे तरीकों से हम क्षार सूत्र करेंगे जिसमें कि हम पेशेंट को कम से कम, मतलब बिल्कुल मिनिमल इन्वेसिव तरीके से हम उन्हें ठीक कर पाएं, और कोशिश करें कि हम उन्हें जल्दी ठीक कर पाएं, है ना। ये अप्रोच हमारा इस पेशेंट के साथ रहेगा, है ना। तो आप समझ गए, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री आपने देखा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और उसके बाद हमारा अप्रोच क्या है उसमें। इस वीडियो में आपको अप्रोच पता चली कि हम किस तरह से पेशेंट के लिए अप्रोच रखते हैं इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स के लिए, है ना। तो यही रखना भी चाहिए।
ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेशंस यदि इस तरह के हों, पेशेंट यदि इस तरह से हेल्थ वाइज यदि पुअर हो, तो हम ये ही अप्रोच उसमें रखना पड़ती है, तभी क्षार सूत्र के भी अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं, है ना। तो होपफुली आप तक ये बात पहुंची होगी और आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरा सिनेरियो, पहला वीडियो देखा आपने और ये पार्ट 2 यदि आप देखेंगे तो पेशेंट का पूरा आपको मतलब 3D इमेज आपको बिल्कुल, यदि आप बिल्कुल बिना उसको पॉज किया, बिना बढ़ाए यदि आप बिल्कुल मेरी बात को सुनते चले जाएंगे ना, तो एक पेशेंट का आपको बिल्कुल उसका बीमारी का 3D इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, और अब ट्रीटमेंट हम किस अप्रोच से कर सकते हैं। तो आपको पूरा एक 3D मॉडल अपने दिमाग में बना मिलेगा यदि आप बिल्कुल ध्यान से पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट यदि आप ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पूरे उनके ट्रीटमेंट का पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा एकदम, कि अच्छा पहले ऐसा हुआ था और अब प्लान ये है और इस तरह से उनको ठीक करने का हमारा विजन है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैं हर पेशेंट में अपने इसी तरह का एक प्लान रखता हूँ। फिस्टुला के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए हमेशा एक प्लान की ज़रूरत होती है, कि हम किसी जैसे पेशेंट को यदि देखते हैं ना, तो पेशेंट के हिस्ट्री से लेकर के रिसेंटली MRI या जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वहाँ से फ्यूचर का उसका डेवलपमेंट और हमारी क्या अप्रोच रहेगी, इसका पूरा एक प्लान हर पेशेंट के लिए बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, रखना पड़ता है। मेरी अप्रोच इसी तरह की होती है फिस्टुला के पेशेंट्स को लेके। बाकी देखो, फिशर हुआ और पाइल्स हुआ, ये सब तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सर्जरी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको हर वीडियो में पहले भी कई बार मैंने बताया कि यदि पाइल्स और फिशर है ना, तो आप मान के चलो कि 90-95% यदि मैं इलाज कर रहा हूँ तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही ठीक हो जाते हैं, है ना। तो आपके दिमाग में यदि ये बात है कि पाइल्स है और मुझे सर्जरी करानी है, या फिशर है और मुझे सर्जरी करानी है, या मुझे एडवाइस हो गया है, तो आप इससे बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। उसके बहुत ही कम चांस है ना। मैं बिल्कुल भी उसमें सर्जरी एडवाइस नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ बिल्कुल मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, है ना। मैं बिल्कुल पाइल्स और फिशर में सर्जरी बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, जब तक कि मुझे ये ना लगे कि नहीं यार अब ये तो मैं भी मेडिसिन से ठीक नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद ही मैं उसमें क्षार सूत्र करता हूँ। वो अलग चीज़ है, वो भी मैं बता रहा हूँ 10 में से 2, है ना। वही 90-95% मैं सबको मेडिसिन से ही हमारे पेशेंट सब ठीक ठाक रहते हैं, है ना। तो होपफुली आप तक ये बात पहुंच गई होगी। आपको जो मैं बताना चाह रहा था, ये पूरा वीडियो आज कंप्लीट हुआ, ये पूरा ही पेशेंट की हिस्ट्री कंप्लीट हुई। ये थोड़ा बड़ा था, इसलिए 2 वीडियो में मैंने इसे कवर किया, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ये बताना आपको कि इस तरह के पेशेंट को किस तरह डील करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट ये एक तो है नहीं, मैंने और भी सैकड़ों पेशेंट पहले भी देखे हुए हैं, इनको भी देख रहे हैं, और आगे आने वाले आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसे 2 हफ्ते मैंने इस केस को दिए। मैंने कहा ये बात आप तक सही से पहुंचना ज़रूरी है, ताकि आपको क्लियर हो सके, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।